आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये, देखो नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। दोस्तों, आज के अनुभव कार्यक्रम में, आज की इस खास कड़ी में आज हम बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि बुजुर्गों को अस्थियों में तमाम तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। कभी उनकी हड्डियों में दर्द रहता है, कभी जोड़ों में दर्द रहता है। तो आज एक बहुत ही खास विषय लेकर के दोस्तों हाजिर हुए हैं, बुजुर्गों में अस्थि संबंधी रोग और उपचार। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने इस विषय के विशेषज्ञ के तौर पर हमने आमंत्रित किया है MBBS MS ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन और मल्टी स्पेशलिटी गोपीनाथ हॉस्पिटल भिवाड़ी के संचालक डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी को। और आपको दोस्तों बता दूं कि डॉक्टर नीरज अग्रवाल जो कि 32 वर्षों से भिवाड़ी में संचालित कर रहे हैं हॉस्पिटल को, और IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और रोटरी क्लब और भारत विकास परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इस क्षेत्र में काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। तो आज विशेषज्ञ के तौर पर हमने उन्हें आमंत्रित किया है। डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी, आपका स्वागत है सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। धन्यवाद सनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सभी अपने श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। जी सर, जैसे कि देखा गया है कि जब उम्र बढ़ती है तो कहा जाता है कि हड्डियों में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। गठिया बाई का बड़ा नाम सुना है और इससे काफ़ी जो बुज़ुर्ग होते हैं वो पीड़ित रहते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये गठिया बाई क्या है और इसको उपचारित करने का क्या सही तरीका है, क्या है इसका उपचार? सनी जी, सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, रेडियो 98.4 FM को, जिसके कारण से हम ये अपनी सूचनाएं अपने श्रोताओं तक पहुँचा पाते हैं, क्योंकि हमारी एक मेडिकल फील्ड में जिम्मेदारी होती है कि इलाज के साथ साथ उसकी अवेयरनेस भी हो, ताकि हम उसको बचा सकें, क्योंकि हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो आपने क्वेश्चन पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खासतौर से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जी, उनकी हेल्थ के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। गठिया बाई की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, गठिया बाई एक बुजुर्गों में होने वाली एक आम परेशानी है जी। मैं इसे परेशानी कह रहा हूँ, बीमारी नहीं कह रहा हूँ जी। बीमारी होती है और उसका एक विशेष इलाज होता है। लेकिन जब हम परेशानी की बात करते हैं तो ये परेशानी जीवन की अवस्थाओं से जुड़ी हुई चीज होती है, या हमारे खान पान से जुड़ी हुई चीज होती है, या हमारे वातावरण से या हमारी दिनचर्या से जुड़ी हुई चीज होती है, जिसको काफी हद तक रोका जा सकता है। और अगर ये चीज होती है तो इसको 100% हम कभी भी क्योर नहीं कर पाते हैं, केवल प्रिवेंट कर पाते हैं या कम करने के लिए इसको सपोर्ट कर पाते हैं। यह एक हमारे शरीर की, खास तौर से बुजुर्गों में विभिन्न जोड़ों में होने वाला दर्द है जो सूजन के साथ आता है जी। अब मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बाय और गठिया बाय में थोड़ा सा फर्क है जी। बाय किसी भी तरह की ऐसी परेशानी जिसको हम इंग्लिश में आर्थराइटिस कहते हैं, जॉइंट्स के अंदर जब सूजन आती है और दर्द बढ़ने लगते हैं तो इसको हम बाय कहते हैं जी। लेकिन जहाँ तक गठिया बाय की बात होती है, वो एक स्पेशल तरह की बाय होती है, जिसे इंग्लिश में हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये बहुत कॉमन परेशानी नहीं है जी। बाय एक कॉमन परेशानी है, गठिया बाय कम कॉमन परेशानी है। सामान्य तौर पर बाय की परेशानी बढ़ती है
गठिया बाई की परेशानी किसी किसी विशेष बुजुर्ग को ही होती है और उसका स्पेसिफिक इलाज होता है। बाई का थोड़ा सा अलग तरह का इलाज है, गठिया बाई का थोड़ा अलग तरह का इलाज है, लेकिन ये दोनों तरह की परेशानियां जोड़ों को प्रभावित करती हैं और जोड़ों से संबंधित होती हैं और काफी चीजें इसमें कॉमन होती हैं। जी सर, जैसे कि इसमें कई बार लोग आसपास के तमाम ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, बट ऑयल वगैरह, औषधियाँ वगैरह देते हैं कि आप इसको लगाइए और ठीक हो जाएंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? ऑयल वगैरह से ये फ़र्क पड़ता है इन औषधियों से, जड़ी बूटियों से? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये ऑयल वाली और जड़ी बूटियों वाली बात है, ये दो तरह की होती है। एक होती है जिन्हें हम समझते हैं, एक होती है आधिकारिक रूप से या तो आयुर्वेदिक या कुछ होम्योपैथिक दवाइयां होती हैं या कुछ देसी चीजें होती हैं जो लगी होती हैं, वो आयुर्वेदिक दवाइयों का ही एक रूप होती हैं जी। और कुछ ऐसी होती हैं जो एलोपैथिक दवाइयों को बारीक करके उसमें मिला दिया जाता है, चूरा करके जी। इसकी जानकारी नहीं होती, तो दोनों में फर्क होता है। अगर ये प्योर आयुर्वेदिक है तो मैं इसमें विश्वास रखता हूँ कि यस, ये प्रभावित करती हैं, ये असर डालती हैं, ये मदद करती हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद एक तरह से कहा जाए सभी तरह की मेडिसिन की माँ है जी, जड़ है। लेकिन अगर वो प्योर आयुर्वेदिक नहीं है, उसमें मिलावट है, तब दिक्कतें होती हैं। क्योंकि एलोपैथी दवाइयों की जानकारी ना हो और उनको गलत तरीके से अगर इस्तेमाल कर लिया जाए जी, तो ये चीज हमें लगातार परेशान करती है। और उसमें कई बार क्या होता है, एक विशेष दवाइयों की कैटेगरी होती है जिन्हें स्टेरॉइड्स बोलते हैं एलोपैथी में। अगर एलोपैथिक दवाइयों को चूरा करके, बारीक करके और किसी चूर्ण की तरह खिलाया जाए तो ये लगता है कि हम आयुर्वेदिक दवा खा रहे हैं और वो बहुत तेजी से हमें आराम करती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो वास्तविकता में शरीर को परेशान करती है, जोड़ों को परेशान करती है, लंबे समय के लिए शरीर को अंदर से खराब कर देती है, जॉइंट्स को खराब कर देती है। तो जब तक उस पर विश्वास नहीं हो, उन चीजों को नहीं लेना चाहिए। खास तौर से वो चीजें जो खुली हुई मिलती हैं, चूर्ण के रूप में मिलती हैं, जब तक वो विश्वसनीय ना हो तब तक उसका इस्तेमाल नहीं करें। अगर वो प्योर आयुर्वेदिक है तो यस, मैं उसको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो प्रभावित कर सकती हैं। वो अलग बात है, किसी को उसका असर कम आता है, किसी को असर ज्यादा आता है, वो तो किसी भी मेडिसिन के साथ हो सकता है ना। और जहाँ तक तेल की बात होती है, तेल दो तरीके से कार्य करता है। एक तो जो उसमें दवाइयां होती हैं वो मदद करती हैं अंदर से ठीक करने में जी। दूसरा जो मसाज होता है वो किसी भी चीज का हो, भले वो सादे सरसों के तेल का या नारियल तेल का हो, वो भी मदद करता है, क्योंकि मसाज से भी एक हीट उत्पन्न होती है। और तीसरी चीज होती है स्पर्श, जो फीलिंग आती है, जो एक उससे विश्वास बनता है, वो भी ठीक करता है। तो ये इस तरह की चीजें तीन तरह से मदद करती है। एक हमारा विश्वास बढ़ता है, दूसरा हमें जो हीट मिल रही है वो, और तीसरी जो उसमें मेडिसिन मिल रही है वो जी। तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है जी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा 40-45 से ऊपर लोगों को ऐसा देखा गया, 50 के आसपास, उनकी कहा जाता है कि जो पीछे की जो हड्डी है रीढ़ की ऊपर आते हुए, उनको कहा जाता है कि ये बढ़ गई है और फिर उनको चक्कर आना या उनका बेहोश हो जाना या कुछ उनका जो इम्बैलेंस चीज़ें हो जाना, ये चीज़ें एक प्रॉब्लम देखी गई है। तो ये किस तरह की प्रॉब्लम होती है और फिर क्या कारण और इसके उपचार होते हैं? सनी जी, ये काफी एक इम्पोर्टेंट बात है। समय के साथ साथ पूरे शरीर में कुछ नॉर्मल, नेचुरल, प्राकृतिक बदलाव चलते हैं जी, सभी के शरीर में, और समय के साथ साथ होते हैं। जैसे चेहरे में, शरीर में, खाने पीने में, बालों में दिखते हैं, ऐसे ही बदलाव शरीर के अंदर भी होते हैं। वो विभिन्न जोड़ों में, हड्डियों में आते हैं जी, जो बाहर से दिखते नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बॉडी को असर डालते हैं जी। शरीर उनको बर्दाश्त करता रहता है, इसलिए उसकी परेशानी हमें दिखाई आमतौर पर नहीं देती जी। लेकिन कभी ना कभी वो समय आता है, वो एक थ्रेशोल्ड, वो एक उसकी चेंज होती है, बॉर्डर लाइन क्रॉस होती है। यस, जैसे किसी घड़े में पानी भर रहे हो, एक एक बूंद पानी पड़ता रहे, पता नहीं चलेगा, जब भर जाएगा तो एक बूंद के बाद वो बाहर निकलने लगेगा, तो हम सोचेंगे एक बूंद पानी तो गया था, घड़ा भर कैसे गया। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि पहले से उसमें धीरे धीरे करके परेशानी आ रहा है जी। या रस्सी का धागा निकलता रहे, वो खोखली होती जाती, कमजोर होती जाती है, लेकिन कभी वो धागा निकलता है जब वो टूट जाती है तो हमें लगता है कि ये क्या हुआ, अचानक से कैसे टूट गई। तो ये धीरे धीरे होने वाली समस्याएं हैं जिन्हें दिनचर्या की और हमारी एजिंग प्रोसेस का पार्ट मानते हैं जी। उसी में जो इसके जोड़ों के आसपास कार्टिलेज होता है, जो चिकनाई होती है, वो समय के साथ साथ घिसती है। जब वो घिसती है तो जोड़ों के अंदर की जो विड्थ होती है, जो गैप होता है, वो कम ज्यादा होने लगता है। उसकी वजह से हमारी वेट बेयरिंग चेंज होती है, एक्सेस चेंज होती है, काम करने के मैकेनिकल सिस्टम्स चेंज
साइज होते हैं जी। और जो बोन्स की किनारी किनारी है उनकी एक छोटी सी ग्रोथ होती है कहीं कहीं पे, जिसे आम भाषा में हड्डी बढ़ना बोलते हैं। यह समस्या घुटनों में, गोड़ों में ज्यादा आती है, नीज में ज्यादा आती है, या गर्दन में आती है, या लोअर बैक में आती है। उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। आमतौर पर ये इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों की परेशानी जब घुटनों में होती है तो धीरे धीरे करके कभी देखा होगा ज्यादा ओल्ड एज में या ज्यादा काम करने में या किसी किसी की बिना कारण घुटने बाहर को निकलने लगते हैं, क्योंकि उसके कार्टिलेज बहुत ज्यादा एक साइड से गिर जाते हैं और एक साइड से कम गिरते हुए होते हैं। उसी तरह का लोअर बैक में होती है तो इसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी बोलते हैं, और गर्दन में होता है तो इसको सर्वाइकल बोलते हैं। और जब ये परेशानियां होती है तो इसके आसपास जो बॉडी के पार्ट्स हैं, खास तौर से हमारी डिस्क, वो प्रेशर में आ जाती है। उसके साथ साथ कुछ करंट की नसें चलती हैं। जब करंट की नसें चलती हैं तो उन पर प्रेशर आता है और वो करंट की तरह से बाहर जाती हैं। गर्दन वाले हिस्से से जो करंट की नसें निकलती है, जिन्हें नर्व्स बोलते हैं, वो चेस्ट में, अपर पार्ट या कंधे में या हाथों में आती है। उसकी वजह से कई बार कंधे में दर्द आ जाता है या हाथों में दर्द आता है या झंझनाहट होती है, या कुछ ऐसा लगता है सुन्नपन आ गया है। उसी तरह का लोअर बैक में होता है तो उसका असर हमें पैरों में आता है, पर जड़ उसकी एक ही होती है। और ज्यादातर मामलों में ये दिनचर्या से, डाइट से ठीक हो जाते हैं या कंट्रोल हो जाते हैं। इसमें कुछ हमारी डाइट मदद करती है, कुछ हमारी दिनचर्या, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटी कम करनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हल्की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, वो हमारी मदद करती है। जी सर, इसमें ऑपरेशन वगैरह की भी क्या नौबत आने के चांस होते हैं, या ऑपरेशन से फिर चीजें सही होती हैं आगे अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो तो? सुनिए, 70 से 80% लोग केवल दिनचर्या को कंट्रोल करके और हल्के हल्के एक्सरसाइज करके ठीक हो जाते हैं। ठीक का मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि तकलीफें काफी हद तक कम हो जाती हैं, कंट्रोल में आ जाती हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस है, समय के साथ बदलाव हो रहे हैं, उन्हें हम किसी भी दवाई से या किसी भी चिकित्सा के द्वारा वापस नहीं कर सकते हैं। तो हम कभी नहीं कहते कि 100% क्योरिटी हो रही है, क्योर हो रहे हैं, लेकिन हमें काफी हद तक परेशानी कंट्रोल हो जाती है। गर्दन की कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं, घुटनों की एक्सरसाइज होती है स्पेशल, घुटने की, कमर की स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं, उंगलियों की एक्सरसाइजेज होती है स्पेशल एक्सरसाइज। तो अगर हम एक्सरसाइज को लगभग 1.5 से 2 महीने करते हैं, डाइट में हम थोड़ी सी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखते हैं, कुछ मिनरल्स और विटामिन होते हैं स्पेशल, उनको हम ध्यान रखते हैं खाने में, तो आमतौर पर ये चीजें, और थोड़ा सर्दी से बचाव रखें, बिना मतलब की परेशानियां ना हो, टेढ़ी मेढ़ी जगह पे नहीं चलें, लगातार टीवी नहीं देखें, लगातार मोबाइल पे काम नहीं करें, लगातार हम कंप्यूटर पे काम नहीं करें, थोड़ा फिजिकल वर्क करें, हल्का सा घूमे फिरें, थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज करें। तो ये सब वो बातें होती हैं जिनसे कि हम काफी हद तक इन परेशानियों को कंट्रोल कर लेते हैं और हमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये सच है, अगर ये चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो डेफिनेटली सर्जरी बहुत हेल्प करती है। सर्जरी डेफिनेटली मदद करती है। मैं दोबारा कहता हूँ, 100% क्योरिटी क्यों किसी भी विधि से नहीं मिल सकता, लेकिन अगर हम 80%, 90% तक भी ठीक है तो ये बहुत बड़ा क्योर माना जाता है, बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। और इसका विशेष जो घुटनों में है, जो घुटनों का प्रत्यारोपण है, घुटने बदले जाते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी होती है जो इस घुटनों की समस्या से हमें बहुत हद तक एक निजात दिला देती है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, केवल 10 या 15 या 20% लोगों को ही, 10 में से 1 या 2 लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, बाकी बिना उसके ठीक होते हैं। तो इसी तरह की सर्जरी बाकी पार्ट्स में भी की जा सकती है, वो उसमें डेफिनेटली मदद करती है अलग अलग तरीके से। लेकिन अगर हम अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें, डाइट का, एक्सरसाइज का ध्यान रखें और कुछ परहेज करते रहे, स्पेशल परहेज, तो हम इस सर्जरी से भी बच सकते हैं। सर, जोड़ों के दर्द से लोग परेशान होते तो क्या वो ऐसी चीज़ें खाएं जिससे उनके जो दर्द होता है उठने बैठने में जो प्रॉब्लम होती है वो ना हो? कुछ लोग जो अपने पैर के बल पर बैठ नहीं पाते हैं, कुर्सी पे ही बैठते हैं या एकदम नहीं बैठते, सीधे सीधे ही चीज़ें करते हैं या थोड़ा बहुत ही मोड़ते हैं अपने घुटनों को, तो उनको कौन सी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि उनके जो घुटने हैं उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी और वो चीज़ें मतलब रहें, घुटने में मुड़ने पर उन्हें दर्द ना हो? जी, एक्चुअली क्या होता है, जैसे कभी बचपन में जो लोग साइंस से थोड़ी सी भी वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि हमने बचपन में 3 तरह की साइंस पढ़ी होती है। एक भौतिक विज्ञान होता है, फिजिकल साइंस, दूसरा केमिकल होता है, रसायन विज्ञान, और तीसरा होता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। इसी तरह से बॉडी में भी 3 तरह की चीजें हमें कंट्रोल करती हैं। एक हमारा मैकेनिकल सिस्टम होता है, एक केमिकल सिस्टम होता है, एक हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम होता है। मैकेनिकल सिस्टम में बॉडी की एक्सिस चेंज हो रही है, या हड्डियां की किनारी बढ़ रही है, या हड्डियों में कार्टिलेज घिस रहे हैं, ये हमारे मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली किसी का कभी इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया और उसमें अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाए,
तो ये मैकेनिकल चेंजेस हैं। केमिकल चेंजेस में हमारे जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, और इसमें जिंक होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें विटामिन डी होता है, विटामिन सी होता है, मल्टीविटामिन होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के कई पार्ट्स होते हैं, इस तरह की चीज होती है। कुछ माइक्रो एलिमेंट होते हैं, कुछ मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, तो ये बहुत अफेक्ट करते हैं। और बायोलॉजिकल सिस्टम होता है हमारी एज के साथ होने वाले चेंजेस, जो बॉडी में हार्मोन्स के चेंजेस हो रहे हैं, एंजाइम्स के चेंजेस हो रहे हैं, एजिंग प्रोसेस हो रहा है। अब क्या होता है, हम सब समझते हैं, जैसे हम डाइट लेते हैं तो जो खाना हम अब से 10 साल पहले खाते थे और वो खाना हम आज भी खाएं तो शायद 10 साल पहले की एज हमें ज्यादा अच्छी तरह से उसका यील्ड दे सकती है, उसका रिजल्ट दे सकती है, और बाद में समय के साथ साथ वो उसके रिजल्ट से कम मिलती है, क्योंकि बॉडी का एब्जॉर्प्शन, बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम थोड़ा सा चेंज होने लगता है। इसलिए उसी चीज से हमें पहले जो अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, समय के साथ साथ वो थोड़े से हल्के हो जाते हैं। एक बात। दूसरा, अगर हम कंपेयर करते हैं डाइट को, तो डाइट भी पहले टाइम में जो हमें एक पावरफुल डाइट मिलती थी, जो क्वालिटी डाइट मिलती थी, वो शायद आज नहीं मिल पाती है। तो जो चीजें हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए एक पर्याप्त मात्रा में, किसी भी कारण से, चाहे वो एजिंग प्रोसेस से या अवेलेबिलिटी से, अगर नहीं मिलती है तो हमें उस पर्टिकुलर चीज को सप्लीमेंट के रूप में एक्स्ट्रा लेने में वो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में काफी मदद करती है। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैक्रो एलिमेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं वो होता है प्रोटीन। हम थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, थोड़ा सा चिकनाई को, मीठे को, घी तेल को कम करें। जैसे आजकल के टाइम में समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी आदि बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, हर जगह हर घर में खाई जाती है। मतलब कभी कभी के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, आप पर्टिकुलरली व्यक्तिगत रूप से, लेकिन ज्यादातर नहीं, फ्रीक्वेंटली नहीं। इनको कम करें, प्रोटीन डाइट बढ़ाएं। प्रोटीन डाइट में आते हैं जैसे दूध, दही होते हैं, दालें होती हैं, अंकुरित अनाज होता है, मशरूम है, कभी कभी पनीर। रेगुलर पनीर नहीं खाना चाहिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट है, टोफू। आजकल के टाइम में कभी कभी मूंगफली को शामिल कर सकते हैं, भुने चने हैं, ये वो चीजें हैं। और जो लोग नॉनवेज लेते हैं उसमें एग व्हाइट ले सकते हैं या फिश ले सकते हैं, या चिकन वगैरह कुछ लोग लेते हैं तो रोस्टेड ले सकते हैं, ज्यादा तली हुई चीजें नहीं ले। तो ये प्रोटीन के रिच सोर्स है। तो लेकिन जो नॉनवेज नहीं लेते, बिल्कुल उनके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वेज सोर्स में बहुत अच्छी प्रोटीन मिलती है। और जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें रेगुलेट करता है, और कार्टिलेज को इंपॉर्टेंट करना। कार्टिलेज के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो उसकी चिकनाई को मेंटेन करता है, जो कि अखरोट में अच्छा होता है, अलसी के तेल में काफी होता है, गाय के दूध में होता है, गाय के घी में भी होता है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनको मेंटेन करें, लेकिन साथ साथ कार्टिलेज को की चिकनाई मेंटेन रहे और जोड़ों की चिकनाई मेंटेन रहे, उसके लिए हल्की हल्की एक्सरसाइज कंट्रोल रूप से हमें करते रहना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। फिलहाल दोस्तों समय हो रहा है कार्यक्रम से विदा लेने का। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमसे जुड़े और अपने आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके एफएम चैनल का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे क्षेत्र के निवासियों को आज इस तरह की सर्विसेज दे रहा है कि घर बैठे हमें काफी चीजों की जानकारी मिल जाती है, न केवल हमारे फील्ड में बल्कि अन्य फील्ड में भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। मैं अपने श्रोताओं को भी एक बार धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सुना है, ताकि अगर हम तो लोग मिलकर कार्य करते हैं तो ये सबके फायदा ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। दोस्तों फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।